नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज गांधी जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि गांधी जयंती के विशेष अवसर पर मैं महात्मा गांधी को नमन करता हूं। उनकी कालेई शिक्षाएं हमारा पथ अवलोकित करती हैं। महात्मा गांधी का प्रभाव वैश्विक है, जो संपूर्ण मानव जाति एकता और करुणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हम सदैव उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहे हैं। उनको विचार प्रत्येक युवा को उस परिवर्तन का वाहक बनने में सक्षम है जिनका उन्होंने सपना देखा है, जिससे सर्वत्र एकता और सद्भाव को बढ़ावा मिले। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए बापू को याद किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। 154वीं जयंती है महात्मा गांधी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद किया और पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री पहुंचे और इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 154वीं जयंती। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने राजस्थान के लिए करीब 54 उम्मीदवारों की मुहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक करीब 6 विधानसभा सीटों पर सांसदों को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। राजस्थान की चुनाव समिति में जिन सीटों पर चर्चा की गई वो बी कैटेगरी की सीटें हैं, यानी वे सीटें हैं जिन्हें बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी। वहीं मध्य प्रदेश तर्ज पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है। जो प्रमुख नाम उभर कर सामने आ रहे हैं उनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जयपुर ग्रामीण से सांसद राजवर्धन सिंह राठौर, इसके साथ ही राजसमंद से सांसद दिया कुमारी, चूरू से सांसद राहुल कासवान और अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की तकरीबन सभी सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए हैं। लगभग 69 सीटों पर चुनाव समिति में उम्मीदवार तय किए गए हैं। सभी मौजूदा विधायकों को फिर टिकट दिया जा सकता है, जबकि कई सीटों पर मध्य प्रदेश का फॉर्मूला लागू हो सकता है और सांसदों को भी मैदान में उतारा जा सकता है। देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तमाम केंद्रीय मंत्री भी इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गुजरात में 6 बटालियन एनडीआरएफ के कर्मियों ने नागरिक प्रशासन के सुरसागर झील पर स्वच्छता की सेवा सफाई अभियान में हिस्सा लिया। बता दें आपको, ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आप। देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। एनडीआरएफ ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया और इस दौरान सफाई करते हुए कर्मचारी नजर आ रहे हैं। सुरसागर झील की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सफाई अभियान चलाया गया। देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और जिसकी ये सभी तस्वीरें आप गुजरात के वडोदरा की देख रहे हैं, जहां पर झील की सफाई करते हुए कर्मचारी नजर आए। और ये सभी तस्वीरें साफ नजर आ रहा है किस तरह से सभी कर्मचारी सफाई कर रहे हैं। देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और लगातार ये जारी है। कई सालों से एनडीआरएफ ने इस सफाई अभियान में हिस्सा लिया और सभी कर्मचारी सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वडोदरा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर झील की सफाई करते हुए सभी कर्मचारी नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। सुरसागर झील पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। सफाई ही सेवा अभियान के तहत सभी कर्मचारी सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वडोदरा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुरसागर झील पर स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया और एनडीआरएफ की टीम ने इसमें हिस्सा लिया। देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई शहरों को पुरस्कृत भी किया था और कांग्रेस यूपी में अपने खोए वोट बैंक मुसलमानों को अपने पाले में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दानिश अली प्रकरण के कांग्रेस अपने आप को सुनहरा अवसर के तौर पर देख रही है। यह रिपोर्ट देखिए।
लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की धुरी बनी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना खोया वोट बैंक सहेजने की कोशिश में जुटी है। पिछले दिनों बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ बीजेपी के सांसद रमेश भिदुड़ी की ओर से अपशब्दों के इस्तेमाल के बाद से कांग्रेस के नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी। दरअसल इसके जरिए कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साधने में लगी है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कांग्रेस इन दिनों अपने खोए हुए वोटों को पाने की चाहत में ये सारी कवायद कर रही है। इसी के साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा बनी सपा पर सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। एक दौर में मुस्लिम वोट कांग्रेस के पाले में हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई उससे ये वोट बैंक भी खिसकता गया। इस वोट बैंक पर कभी बसपा तो कभी सपा का कब्जा होता चला गया। इसी कारण दानिश अली के बहाने ही सही कांग्रेस ने संदेश देने का प्रयास किया है। दानिश अली अब बसपा में असहज महसूस कर रहे हैं। बीएसपी में अब फिलहाल दलित और पिछड़ों को लेकर जो रणनीति बन रही है उसमें मुस्लिम को उतनी बड़ी भूमिका नहीं मिलेगी जितनी किसी जमाने में हुआ करती थी। कांग्रेस मुस्लिम समाज को अपने पाले में लाने के लिए दानिश के पक्ष में देख रहा था। सपा को मुस्लिम को उतनी महत्वता भी नहीं मिल रही है। इसी कारण कांग्रेस अपनी संभावना देख रही है। जब से इंडिया गठबंधन बना तब से कांग्रेस विभिन्न वर्गों से मिल रही है। खासकर कांग्रेस नेता अपने खोए हुए वोटरों से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे दलित हो या मुस्लिम। दानिश अली के साथ जो प्रकरण हुआ, कांग्रेस को लगता है अगर वे दानिश के साथ खड़े रहते तो मुस्लिम वर्ग में एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस जो है मुस्लिम के हक के लिए लड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजय माकन को तत्काल प्रभाव से AICC का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। अजय माकन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए कोषाध्यक्ष होंगे। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने माकन की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तत्काल प्रभाव से ये फैसला लागू होगा। बता दें, अजय माकन AICC के कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले पर मुहर लगाई है और तत्काल प्रभाव से ये फैसला लागू हुआ है। अजय माकन AICC के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से इस पर मुहर लगाई गई है। तत्काल प्रभाव से फैसला लागू हुआ है और अजय माकन को AICC का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें आपको कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले पर मुहर लगाई है। तत्काल प्रभाव से यह फैसला लागू हुआ है और अजय माकन को AICC का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब घर पर बैठे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। लोगों को अब मताधिकार केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। मतदान केंद्र पर जाकर लंबी कतारों में भी लगने की जरूरत नहीं होगी। इस बार विधानसभा चुनाव में वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। चुनावी दहलीज पर खड़े राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। इसी बीच राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम पिछले 3 दिनों से जयपुर दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मेरिट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने दौरे के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम वोट फ्रॉम होम की सुविधा देने जा रहे हैं, जिससे मतदाता बिना पोलिंग बूथ पर आए घर बैठे अपना वोट डाल सकेंगे। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं के लिए हम ये सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल राज्य में ऐसे वोटर्स की संख्या 11.8 लाख है। इनके अलावा 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले भी 18,400 मतदाता हैं। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12D भरना होगा।
नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 5 दिन के अंदर इसे भरा जा सकता है। इतना ही नहीं, 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी वाले मतदाता भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मतदाताओं की फाइनल लिस्ट 4 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए पूरे राजस्थान में 51,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हर पोलिंग बूथ पर एवरेज 1,002 मतदाता वोट डालेंगे। ज्यादातर पोलिंग स्टेशन ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। इनमें से 50% पोलिंग स्टेशन से वेबकास्टिंग होगी, ताकि कोई भी गड़बड़ी हो तो तुरंत सामने आ जाए। इसका चयन नियमानुसार किया जाएगा। इसके अलावा 200 बूथ ऐसे जिनकी जिम्मेदारी दिव्यांग अधिकारी संभालेंगे। इसी तरह से 1600 बूथ ऐसे होंगे जिसे यूथ के द्वारा मैनेज किया जाएगा। इसी तरह महिलाओं द्वारा भी 1600 बूथ मैनेज करने की योजना पर काम किया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग को इस फैसले से कई फायदे होने वाले हैं, क्योंकि जो लोग बूथ तक जाने में असमर्थ होते हैं वो लोग अपना वोट नहीं डाल पाते हैं। लेकिन देश के लोकतंत्र में मतदाताओं का खास योगदान होता है। हर एक मतदाता को अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि देश के लिए हर एक वोट जरूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। कट्टरपंथी मौलवियों की वीडियो देखकर शाहरुख सैफी नाम के जिहादी ने अकेले ही बड़ी घटना को अंजाम दिया है। भड़काऊ बयान से प्रभावित होकर मन में जिहाद की मनसा बनाकर जिहाद करने की बात पर निकल पड़ा। बताते इस रिपोर्ट में उस 27 साल के आतंक फैलाने वाले की कहानी। और सभाओं के माध्यम से 2 अप्रैल 2023, शायद आपको इस तारीख के बारे में ना पता हो, लेकिन इस दिन एक अकेले लड़के ने जिहाद करने की ठानकर बड़े हादसे को अंजाम दिया था। केरल के कोझिकोड के एलाथुर में ट्रेन में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी, और ये सिर्फ पाकिस्तान में बैठे उन कट्टरपंथी मौलवी की वीडियो देखकर जिहाद करने का मन बना लिया। इस घटना में अब संज्ञान लेते हुए NIA ने चार्जशीट दायर की है। इस मामले में आतंकवादी शाहरुख सैफी पर UAPA के तहत मामला चलाया जा रहा है। NIA ने बताया है कि इसकी मंशा जनता के बीच भय का माहौल बनाना था। इस मामले में वही एक आरोपित बताया गया है। NIA ने बताया है कि शाहरुख सैफी ने यात्रियों के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और फिर ट्रेन की बोगी में आग लगा दी। शाहरुख सैफी ने इस घटना को अंजाम देने के लिए सिर्फ केरल को इसलिए चुना क्योंकि वो चाहता था कि वो ऐसी जगह जिहाद करे जहां उसे कोई पहचान ना सके। साजिश के तहत इसके बाद वो सामान्य जनजीवन में व्यस्त होना चाहता था। वो पाकिस्तानी मौलवियों को सुनता था। बाद में उसने अकेले ही जिहादी घटना को अंजाम देने का फैसला लिया। सोशल मीडिया के जरिए वो इस्लामी कट्टरपंथियों के भाषण सुनता था। NIA ने स्पष्ट कहा है कि कट्टरवाद से ऑनलाइन प्रभावित होकर शाहरुख सैफी ने इस आतंकी जिहादी घटना को अंजाम दिया। बता दें कि ये घटना अल्पपूजा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के D1 कोच में हुई थी। 3 यात्रियों की इस घटना में मौत भी हो गई थी। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल था। बाद में शाहरुख सैफी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी से दबोचा गया था। वो दिल्ली के शाहीन बाग का रहने वाला है। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकरोधी दस्ते ATS ने उसे गिरफ्तार किया था। इस घटना को अंजाम देने के बावजूद रत्नागिरी तक वो उसी ट्रेन में सफर करता था। शाहरुख सैफी की उम्र महज 27 साल है। NIA ने इस संबंध में शुक्रवार को आरोप पत्र दायर किया है। वो 31 मार्च को नई दिल्ली से केरल के लिए निकला था। सोरानूर में उसने पेट्रोल और लाइटर भी खरीदा। जांच के दौरान NIA ने दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद CCTV खंगाले और शाहरुख सैफी पर हत्या की धारा लगाई गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक जिहादी मानसिकता के लोग देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहेंगे? आखिर कब तक इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा ऐसे क्रम देखने को मिलते रहेंगे? और आखिर कब तक देश की गरिमा मरती रहेगी? सवाल कई सारे हैं और जवाब एक भी नहीं। इस तरीके की वीडियो पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और देश में बैठे उन कट्टरपंथी मौलवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। और लखनऊ पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पार्टी ने NDA और विपक्षी गठबंधन से दूरी बनाकर अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया।
मायावती ने गठबंधन के सिलसिले में फैलाई जा रही भ्रामक खबरों से नेताओं को सावधान किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी विरोधी ताकतें दुष्प्रचार में काम कर रही हैं। बैठक में मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी को एक सिक्के के दो पहलू बताए। बैठक में मायावती ने कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, आय में कमी, बदहाल सड़क, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य जैसे ज्वलंत समस्याओं से लोग परेशान हैं। मायावती ने कहा कि SC/ST और OBC को मिले आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी करने की कोशिश जारी है। ऐसे में आरक्षण को बेरोजगारी दूर करने का कारण नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने जातिवाद के आधार पर आर्थिक शोषण, नाइंसाफी और गैर बराबरी पर भी चिंता जताई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राजद और JDU में मतभेद का जिक्र करते हुए कहा कि RJD और जदयू की इस उठापटक में दोनों बिहार को बदनाम नहीं बल्कि बर्बाद कर रहे हैं। बिहार की सरकार को विकास से मतलब नहीं, व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की कार्यक्षमता पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि नीतीश जी नींद में सोए हुए हैं। नीतीश को कमजोरी है, इस वजह से वो परेशान हैं। ललन सिंह ने नीतीश कुमार को नींद में सुला दिया है। देखिए, वहाँ की बात है, उनसे पूछिए। खींचातान है, लड़ाई है, विवाद है, वह विषय हम लोग का नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि RJD और जदयू के इस उठापटक में और कुर्सी हमारी हो तो हमारी हो तो हमारी हो, इसकी लड़ाई में, यानी कुर्सी की लोलुपता में RJD और जदयू दोनों बिहार को बदनाम ही नहीं कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बिहार की सरकार को, RJD या जदयू की सरकार को विकास से मतलब नहीं है, विधि व्यवस्था से मतलब नहीं है। विकास अवरुद्ध है, जो भी हो रहा है केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। यहाँ विधि व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि रोज हत्या, अपहरण, दुष्कर्म की घटनाएं आम बात हो गई है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। और नीतीश जी ऐसी नींद में सोए हुए, लोग कहता है कि ललन जी उनको नींद में सुला दिए हैं। और तेजस्वी जी 6 बड़े विभाग, मलाईदार विभाग को लेकर ऐश कर रहे हैं। तो इस तरह से बिहार को अभी महागठबंधन की सरकार बर्बाद कर रही है और बिहार की जनता इसको देख रही है। बिहार कभी माफ नहीं करेगी। सर, हाजीपुर में एक बड़ी घटना घटी है। स्कूल के रसोइये को, सरकारी स्कूल के रसोइये को उसके ही टीचर के पति के द्वारा अर्धनग्न करके पीटा गया है। देखिए, मैं बताया ना कि यहाँ विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अपराध की प्रवृत्ति इस तरह से राक्षसी रूप ले लिया है। आम घटनाएं इस प्रकार की रोज हो रही है। दुष्कर्म की, मारपीट की, महिलाओं को कभी अर्धनग्न कर तो फिर उनके साथ बेरहमी के साथ कई तरह की अभद्र व्यवहारें करके, देखिए मोकामा की घटना पहले भी देख चुके। इस प्रकार की घटना इतनी होती है, वहाँ भी किस प्रकार से किया गया। एक दलित महिला के मुंह पर यहाँ तक कि जो शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए करना पड़ रहा है, चूंकि आप पूछ रहे हैं तो, कि मुंह पर पेशाब तक फेंकने की बात आ गई, वस्त्रहीन करने की बात आ गई, पिटाई करने की बात आ गई। तो यह सरकार लंगड़ी भी हो गई है, बहरी भी है, अंधी भी है और दिमाग से दिवालियापन वाली यह सरकार है। वहाँ तो यह होना बिहार में आम बात हो गई है, जो बिहार के लिए बहुत ही अहितकर है। बिहार के लोग उसको देख रहे हैं, बिहार भय के वातावरण में। म्यांमार और बांग्लादेश स्थित उग्रवादी संगठनों की ओर से मणिपुर में जातीय अशांति का फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचने के मामले में NIA ने दूसरी गिरफ्तारी की है। दरअसल NIA ने 19 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। मणिपुर पुलिस ने चंदनपुर में सेमिरुन गंगटे को गिरफ्तार कर लिया है। NIA को रिपोर्ट सौंपी है। देश में पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता नजर आ रहा है। आगामी विधानसभा चुनावों और अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के कर्मचारियों ने इसके खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। चुनावी माहौल के बीच सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के सरकारी कर्मचारी जुटे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
इस प्रदर्शन का नाम है जिसमें लाखों सरकारी कर्मचारियों की भीड़ जुटी है। इनकी मांग है पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े संगठन इस रैली में शामिल हुए हैं। हमीरपुर से भ्रष्टाचार की एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बुंदेलखंड प्रवेश द्वार पर यमुना पथरवे में 8 महीने पूर्व नगर पालिका के राष्ट्रीय झंडा स्थापित कराया है। 8 माह पूर्व इसका प्लेटफॉर्म हल्की बारिश में भी नहीं झेल पाया। 12 लाख की लागत से निर्मित इस प्लेटफॉर्म के ध्वस्त होने पर लोग उंगली उठा रहे हैं। इस मामले में सभासद प्रतिनिधि संजय श्रीवास ने कहा कि बार नगर पालिका को अवगत करा चुके हैं। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक्चुअली भारी बारिश के कारण वहाँ पर धसान हो गई थी, इसलिए उस ग्रेनाइट को निकाल करके दोबारा ग्रेनाइट लगाया गया। ये लगभग 11 से 12 लाख के बजट से बना हुआ था। एक्चुअली में मिट्टी ज़्यादा थी, मिट्टी का सेटलमेंट ढंग से हो नहीं पाया था। बरसात के बाद ही सेटलमेंट ढंग से हुआ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।